लंबे वक्त तक जारी रहेगा ईरान और अमेरिका युद्ध, ये एक और रिपोर्ट कहती है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन रहेगा जारी, ये रिपोर्ट कहती है। 80% अमेरिकियों को जंग जारी रहने की आशंका है। ईरान जंग पर रॉयटर्स और इप्सॉस का सर्वे है, यानी ये जंग अभी लंबी चलेगी, तो नहीं रुकेगी ईरान और अमेरिका की जंग। क्या ईरान अमेरिका जंग लंबे वक्त तक जारी रहेगी? 80% लोग कह रहे हैं कि हां। क्या अमेरिका का ईरान में ऑपरेशन लंबा चलेगा? 87% डेमोक्रेट्स कह रहे हैं हां और 71% रिपब्लिकन कह रहे हैं हां। यानी ट्रंप की पार्टी से ज्यादा तो उनके विरोधी कह रहे हैं कि अमेरिका का ईरान में ऑपरेशन लंबा चलेगा। क्या ईरान और अमेरिका जंग कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी? 16% केवल मानते हैं कि हां। यानी आप देखिए 84% लोग, एक बहुत बड़ा तबका है, मतलब क्लियर यहां पर लोगों का मानना है। कम लोग हैं जो मानते हैं कि जंग अभी कुछ हफ्तों में या जल्दी खत्म होगी, वरना सभी लोग मानते हैं कि ऑपरेशन लंबा चलेगा। और यही मेरा सवाल है यहां पर अमेजन मल्होत्रा, कि अमेरिका में मेजॉरिटी ये मानती है कि ये यहां पर अभी नहीं रुकने वाला, तो क्या समहाउ मोर और लेस क्या अमेरिकी जनता ने भी मान लिया है कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या मिड टर्म इलेक्शन तक हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका की जनता ईरान के मुद्दे पर ट्रंप के साथ कैसा बिहेव करती है? नहीं गौरव, जो पल्स ऑफ द नेशन है, जो मेजोरिटी ये मान के चल रही है कि जंग लंबी चलेगी, इसका ये ऑटोमेटिकली ये हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि 80% लोग या 80+% लोग ट्रम्प को एंडोर्स कर रहे हैं कि उसकी ये उनकी आशंका है कि वो, ये उनकी असेसमेंट है कि नोइंग ट्रम्प ये इस जंग को आसानी से रोकने वाले नहीं है, क्योंकि इस जंग से अभी तक उनके कोई उपलब्धि नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके। जो भी है वो प्रोपेगेंडा है, और कोई भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ना अमेरिका का ना इजराइल का इससे हासिल हुआ है। तो ना उनको कोई पॉलिटिकल डिविडेंड मिलने वाला है, ना कोई मिलिट्री एडवांटेज मिलने वाली है, वो भले ही अपने आप से कुछ भी क्लेम करते रहे। तो 80% एंडोर्समेंट जो है फियर है, ये लोगों की आशंका है। और इसके पीछे एक रिसेंट इतिहास भी है कि अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर 4.5 साल चल सकती है और कहीं भी खत्म होने का वो इशारा नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है लंबा चलेगा। यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो है, यूरोप है, अप्रोक्ष रूप से नहीं तो अप्रोक्ष रूप से ईरान के पीछे भी बहुत सारी फोर्सेस है। नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, रशिया है, खुल के भले ही सामने नहीं आए लेकिन सपोर्ट है उसको। तो एवरी इंडिकेशन ये है, और ईरान की खुद की बड़ी डिटर्मिनेशन है, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ही एक ऐसी पार्टी है जिसको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं कि भाई मेरे अस्तित्व की लड़ाई है, मुझे तो लड़ना ही है। मैं सरेंडर कर दिया तो मैं तब मरा, और नहीं मरा, अगर मरना ही है तो लड़के मरूंगा, और बाकी सपोर्ट तो उसे है ही। तो ये लंबी लड़ाई ईरान अपने दम पे भी लड़ेगा और अपने सहयोगियों के दम पे भी लड़ेगा। और कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं अमेरिका और यूरोप की, जैसा हम सब जानते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं, चाहे वो हॉर्मुज है, चाहे वो बाब एल मंदेब है, बहुत सी ऐसी कमजोरियां भी हैं अमेरिका और यूरोप की, जो इतनी आसानी से मतलब ईरान को पछाड़ रहे। देखिए सर, अब आता है आपके पास फिर से, लेकिन इसी बीच और कुछ बड़ी खबरें दिखाने हैं। खाड़ी देश यूएई पर ईरान का बड़ा एक्शन। यूएई के ऑयल टैंकर को ईरान ने जब्त कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सेना का बड़ा हमला। केश्म द्वीप के नजदीक यूएई के टैंकर को रोका। यूएई के शिप ने फीस देने से मना किया था। हॉर्मुज लेटर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिप पर हमला। अज्ञात विस्फोटक से शिप के इंजन रूम पर अटैक किया गया है। हमले में शिप के क्रू मेंबर की मौत की खबर है। ओमान तट के नजदीक टैंकर टारगेट बना है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के डेटा में यह रिपोर्ट है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सेना को सीधी चुनौती। सेंटकॉम निर्धारित कॉरिडोर में शिप पर हमला। अमेरिकी सुरक्षा में हॉर्मुज पार कर रहे शिप पर अटैक। शिप पर हमले की ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट। और हॉर्मुज में अमेरिकी समर्थकों के शिप पर होगा हमला। हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप को ईरान की नई वार्निंग। ईरान ने अमेरिकी जहाजों को डुबोने की धमकी दी। अमेरिका की रसद आपूर्ति में लगे शिप पर कड़ी निगरानी। कार्गो शिप और कंपनियों को अंजाम भुगतने की धमकी। जनरल माथुर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अमेरिकी संसद के स्पीकर ने कहा है कि नेटो को आना पड़ेगा और हॉर्मुज के लिए आना पड़ेगा। पहली बात यह कि अमेरिका जब ये कहता है, जब ट्रंप ये कहते हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जंग चाहे जितनी लंबी चले, तो अमेरिका ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने दो, हम भी नाकाबंदी करके बैठे हैं, हमें कौन सा तेल ले रहा है।
लेकिन जिन नेटो कंट्रियों की बात अमेरिकी संसद के स्पीकर कर रहे हैं, क्या उनका भी इससे असर जो बढ़ेगा, क्या इसलिए वो इस जंग में आएंगे? क्या बाब मंदेब बंद होता है तो यूरोपियन कंट्रीज की पूंछ पर एक हिसाब से ईरान जब पैर रखेगा तब वो इस युद्ध में आएंगे? क्योंकि देखिए हॉर्मुज का हाल, हर दूसरे शिप पर यहां पर अटैक हो रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसका ज्यादा असर यूरोपियन नेशंस के ऊपर, जब बाबल मंदेब के ऊपर दबाव पड़ा तब उनके ऊपर ज्यादा असर हुआ। क्योंकि आप देखिए, यूरोप का जितना भी व्यापार पश्चिम एशिया से, दक्षिण एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से हो रहा है, वो सारा का सारा व्यापार इसी बाबल मंदेब से, लाल सागर से और सुएज कैनाल से होकर के आ रहा है। इससे रूस भी प्रभावित है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपके ऊपर इतना ज्यादा इकोनॉमिक दबाव पड़ेगा तो आप निश्चित रूप से निकल करके आएंगे। जो बीच में एक बार सऊदी अरब ने कहा था कि उन्होंने कोई 49 या 50 देशों की एक एसोसिएशन बनाई है, ये वही लोग हैं जो कि बाबल मंदेब के बंद होने से और काफी हद तक सुएज कैनाल के बंद होने से इनके ऊपर बाकायदा असर हो रहा है। तो ये सर, तो थोड़ा सा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें जोड़िए, एक छोटा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और जोड़िए इसमें। क्या ऐसा भी हो सकता है, मतलब देखिए अब ऑन एयर टीवी पर तो शायद ज्यादा खुलकर बात कर इस पे हो पाए ना हो पाए, लेकिन क्या अमेरिका भी चाहता है कि नेटो आए, यूरोपियन कंट्रीज आए, और नाकेबंदी क्या इसीलिए की जा रही है कि ईरान भड़के और उन तक भी इसका असर पहुंचे? निश्चित रूप से अमेरिका चाहता है। आपने अमेरिका के स्टेटमेंट्स पिछले 5-6 महीने के आप निकाल करके देख लीजिए, वो लगातार नाटो को और यूरोप को इसी बात के लिए कहता रहा है कि भाई जब मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने नाटो को पाला जिंदगी भर, और जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो आप आके आप हमारे साथ आने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका का ये चाहत हमेशा से रही है। आप देखिए कि अगर अमेरिका के साथ पूरी नाटो की शक्तियां निकल करके बाहर आ जाएंगी तो ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। जो फर्क मैं आपको बताता हूं गौरव, जो फर्क रूस और यूक्रेन में है और जो फर्क अमेरिका और ईरान में, चाहे ईरान के पास थोड़ा बहुत सपोर्ट साइकोलॉजिकल या थोड़ा बहुत रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया का है, लेकिन ईरान अकेला लड़ रहा है, जबकि यूक्रेन के साथ 30 के 30 देश हैं। यही वजह है कि यूक्रेन पिछले 4.5 वर्षों से वहां पर पूरी तरह से वहां पर खड़ा होकर के रूस को जवाब दे रहा है। अगर नाटो की सेनाएं यहाँ पर उभर करके आई, खास करके तब जबकि बाबल मंदेब पर या सुएज कैनाल पर दबाव बढ़ा, तो वो निश्चित रूप से आएंगे। 31% यूरोप का समुद्री व्यापार इसी ये जो आपने कहा है, क्या यही है वो असली कारण जिसकी वजह से अमेरिकी संसद के स्पीकर कह रहे हैं कि नेटो को आना पड़ेगा? लेकिन चलिए एक बार फिर से अपनी ब्रांडिंग चेंज करते हैं, हमारी कवर स्टोरी फिर से चेंज हो रही है। ईरान बनेगा जापान। देखिए जापान वाली स्टोरी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। महाविध्वंस का प्लान, अभी पूरी बात हो नहीं पाई है। जापान का जिक्र क्यों? क्योंकि जापान ही दुनिया का इकलौता देश है जिसने एक नहीं 2 परमाणु हमले झेले हैं अभी तक इस दुनिया में, और क्या उसी का नाम लेकर ईरान को डराने की कोशिश हो रही है? आइए इसी पर आगे बढ़ते। फिर से हॉर्मुज पर पूर्ण अमेरिकी नियंत्रण का दावा, हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं ट्रंप। वॉशिंगटन में ओवल ऑफिस से ट्रंप का दावा, हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण। देखिए ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि यह हमारा क्षेत्र हो सकता है। ईरान ने अमेरिका को दिया 3 से 4 हफ्ते का अल्टीमेटम। इस बीच मांगे न मानने पर हॉर्मुज में तनाव बढ़ाने की चेतावनी, अमेरिका और इजरायल के ठिकानों पर हमले की वार्निंग दी, गल्फ देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की योजना है। $300 अरब के पुनर्निर्माण फंड समेत रखी हैं 6 शर्तें। तो देखिए ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए $300 अरब की मांग की गई है। फ्रीज पड़े $120 अरब की संपत्ति जारी करने की शर्त, हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी तुरंत हटाने की मांग, गाजा, लेबनान और खाड़ी क्षेत्रों में युद्ध पूरी तरह रोकने की शर्त, हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार और 7% ट्रांजिट फीस की मांग, और छठा ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल और गैस पर लगे प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी गई है। क्या ईरान अमेरिका के इस अल्टीमेटम को मानेगा? क्या लगता है आपको अम्बेसडर मल्होत्रा, ये 6 शर्तें जो रखी गई हैं, क्या ईरान मानेगा इनको? ईरान मानेगा या अमेरिका मानेगा? अमेरिका। हाँ नहीं गौरव, देखिए मेरा ये मानना है कि 17 जून को जो एमओयू हुआ था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी फॉर ऑल पार्टीज कंसर्न कि वो पीस की तरफ बात करें। खास तौर से ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 6 शर्तों की आप बात कर रहे हैं, सब एमओयू में रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हैविली लोडेड इन फेवर ऑफ ईरान एमओयू था, और उसने मुझे लगता है कि थोड़ा संयम दिखाना चाहिए था। अमेरिका को इससे साइन करने के बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइजेशन हुई और उसे बताया गया कि भाई तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिला, सब कुछ ईरान ले जाएगा, और इसका जो पॉलिटिकल डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो उससे पलटी खाने का एक मौका चाहिए था, जो ईरान ने दे दिया। जो मुझे लगता है कमर्शियल शिप्स को अगर वो अटैक नहीं करता जी। तो अमेरिका के पास कोई भी प्रिटेक्स नहीं होती। यहाँ ईरान गलती कर गया। ये वही डिमांड्स रख रहा है जो एमओयू के तहत डिस्कस होने वाली थी, और उसमें सारी नहीं तो आधी भी अगर हो जाती तो ईरान की वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाती। अब इन हालात में ईरान की ये बातें जो हैं कागज के ऊपर की बातें हैं, ये नेगोशिएशन टेबल की बातें हैं। अमेरिका बिना चुप करके इसमें से कुछ भी मान जाएगा, ये ईरान का विशफुल थिंकिंग है। और इस समय दे आर बैक टू सिचुएशन जहां दोनों कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है। जो लड़के जीत लेगा वो जीत लेगा। ठीक बात। और ये ईरान का जब न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है, वो हमेशा से श्राउडेड इन मिस्ट्री रहा है। ईरान ने कभी भी बिल्कुल। नहीं कहा कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला हूँ। अब वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा वो ईरान ही जानता है। सही बात है। देखिए, इसी बीच अमेरिकी F-15 फाइटर जेट गिराने पर ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। 3D काउंटर मेजर्स भी मिसाइल नहीं रोक पाए। टॉड डिकॉय सिस्टम को चकमा देकर हमने F-15 गिराया। स्वदेशी डिफेंस के इस्तेमाल से F-15 मार गिराने का दावा किया ईरान ने। 1 मिनट से कम समय में एयर डिफेंस स्ट्राइक हमने पूरी की है, ईरान का दावा है।